हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के पहले भी मैंने वेक्टर्स के और वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो इस वीडियो को देखने के पहले आप उन वीडियोज को देखें, तब जाके इस वीडियो को देखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने वेक्टर्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें कि वेक्टर्स के सारे वीडियोस सीरियल वाइज दिए हुए हैं, तो आप वन बाय वन उस प्लेलिस्ट में वेक्टर्स के दिए हुए वीडियोज को जब आप देखेंगे तो आपको इस चैप्टर को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो वीडियोज को सीरियल वाइज देखें और सारी बातों को अच्छे तरीके से समझें। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स की। तो दोस्तों, वेक्टर्स को बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें कि एक क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, एक होता है पोलर वेक्टर्स और दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर उस तरीके के वेक्टर्स को बोलते हैं जिसका कि हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है। उस तरीके के वेक्टर को हम लोग पोलर वेक्टर के अंदर रखते हैं। जैसे कि फोर्स हुआ, फोर्स जो है वेक्टर, वो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है। वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, ये जो सारे वेक्टर्स है ये पोलर वेक्टर्स के फॉर्म में रखे गए हैं। और ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं जिसका कि हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता, तो उस तरीके के वेक्टर्स को हम लोग एक्सियल वेक्टर के अंदर रखते हैं। एक्सियल वेक्टर जो होता है बेसिकली हमें रोटेशनल इफेक्ट को समझने में मदद करता है। एक्सियल वेक्टर की मदद से हम लोग रोटेशनल इफेक्ट को समझ पाते हैं और उसका डायरेक्शन जो होता है एक्सियल वेक्टर का, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है। और कुछ एग्जाम्पल्स अगर ले ले तो जैसे कि टॉर्क हुआ, एंगुलर वेलोसिटी हुआ, इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स है वो एक्सियल वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स है। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से हम लोग बात कर लेते हैं पोलर वेक्टर क्या होता है और एक्सियल वेक्टर क्या होता है अच्छे तरीके से। हाँ, लिखने के पहले मैं बोलूं कि आप लोग जो वीडियोज को देखते हैं ना, वो कथा कहानी जैसा ना देखें, कैजुअल तरीके से ना देखें। आप एक कॉपी कलम इसका बना ले, कॉपी डेडिकेटेड बना ले और बाकायदे टेबल कुर्सी पे बैठे और वहाँ पे इन सारे वीडियोज़ को देखें और एकदम क्लासरूम की तरफ बिहेव करें और सारे नोटबुक, सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से नोटबुक पे नोट करें और वीडियो देखने के बाद फिर खुद से पढ़ें, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, सारे चीज़ों को खुद से करें, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा। बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल कि अलग अलग चैनल्स पे केवल वीडियोस 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 दिन भर देखते चले जा रहे हैं। तो इससे देखने में तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन खुद का उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है और चैप्टर पे उन पे पकड़ नहीं हो पा रही है। तो आप वीडियोज के देखने के साथ साथ खुद से घर पे उसको अच्छे तरीके से तैयार करें, तब जाके वो चैप्टर आपका अपना होगा। तो चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर की। तो दोस्तों, vectors can be classified in two types। दो तरीके से वेक्टर को क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें कि एक है हमारा पोलर वेक्टर, एक है हमारा पोलर वेक्टर्स और दूसरा है एक्सियल वेक्टर। दूसरा क्या है? एक्सियल वेक्टर। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बारी बारी से पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो मिटा लेते हैं इसे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पोलर वेक्टर के बारे में। तो अभी अभी हमने बोला कि पोलर वेक्टर उस तरीके के वेक्टर को कहते हैं जिसका कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता होता है, उसको क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर्स बोलते हैं। तो इसको जल्दी से हम लोग इसके बारे में नोट डाउन कर लेते हैं। The vectors which have a starting point or a point of application are called
आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मान लीजिए किसी सरफेस पे, और उस ब्लॉक के ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो देखिए ये फोर्स जहाँ लगा रहे हैं ब्लॉक पे, वहाँ ये जो है पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इस फोर्स का हमें पता है। मतलब ये जो फोर्स जहाँ पे लग रहा है जिस पॉइंट पे, वहाँ पे हम लोगों को इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है, इसलिए हम लोग ये जो वेक्टर फोर्स है इसको हम लोग पोलर वेक्टर के अंदर रखते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं पोलर वेक्टर का। पोलर वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग रखें तो कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? फोर्स तो हैं ही, फोर्स पोलर वेक्टर का एग्जाम्पल है। फिर डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या है? पोलर वेक्टर का ही एग्जाम्पल है। वेलोसिटी भी क्या है? पोलर वेक्टर्स के ही एग्जाम्पल्स है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन सारे वेक्टरों का हमें पता रहता है, तो इसलिए हम लोग इसको पोलर वेक्टर के अंदर रखते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग पोलर वेक्टर समझ गए होंगे कि किसे बोलते हैं। उस तरीके के वेक्टर को बोलते हैं जिसका कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है। चलिए लिख लीजिए इसको। अब हम इसको मिटाते हैं। सारे चीज़ों को अच्छे से कॉपी पे अगर लिख के घर पे पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल उसके रिलेटेड सॉल्व करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चैनल पे सारे चीज़ों को करवाया जाएगा। सारे सवाल आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस को आपको यहीं पे इटसेल्फ करवा दिया जाएगा। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर भरोसे के साथ आप इस चैनल से जुड़िएगा तो फिजिक्स के लिहाज से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप बेझिझक इस चैनल पे पढ़ाई करें, बिना कोई शंका में रहे हुए अच्छे तरीके से इस चैनल से जुड़े। तो चलिए दूसरा जो हमारा पार्ट है वेक्टर का, दूसरा जो टाइप है एक्सियल वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बताया था एक्सियल वेक्टर के बारे में कि ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है। अब आप पूछेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है, रोटेट कर रहा है ऐसे, तो किसी न किसी सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उस सेंटर से पास होने वाला जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसी को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। फिर से हम लोग समझते हैं बोर्ड पे, ये यहाँ पे एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा ना, तो जो सेंटर इसका है इस सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा, और इस सेंटर के जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। जैसे कि आपने फैन देखा होगा, फैन रोटेट करता है, तो फैन रोटेट करता है किसके अबाउट रोटेट करता है? तो उसके बीच में जो रॉड लगा होता है, एक्सेल लगा होता है, छत के जो टंगा होता है जिस रॉड के थ्रू, वही रॉड क्या उसमें कहलाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि फैन उसी रॉड के चारों तरफ घूमता है, इसलिए उस रॉड को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रोटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं या सर्कुलर मोशन चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में यहाँ भी समझ गए होंगे कि क्या होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो चलिए एक्सियल वेक्टर का बारे में लिख ले पहले। तो एक्सियल वेक्टर के बारे में जैसे हमने बताया कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इसका डायरेक्शन किधर होता है? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है। तो लिख लिया जाए इसे, द वेक्टर्स which represents rotational effect and act along क्या बोला था? एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। तो किधर लिखे? एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा,
एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए कि कोई लाइन हो गया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइन है तो इस लाइन के इधर भी डायरेक्शन हो सकता है और इस लाइन के दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये डिसाइड हुआ और इसके अबाउट मोशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर की तरफ भी डायरेक्शन अगर होगा वेक्टर का एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ तो वो भी संभव है, और नीचे भी अगर डायरेक्शन होगा वेक्टर का एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ वो भी संभव है। तो वो कैसे डिसाइड किया जाता है? तो उसको डिसाइड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल की मदद ली जाती है, या राइट हैंड स्क्रू रूल के मदद से हम लोग जो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है उसको डिसाइड किया जाता है। तो अभी समझ लेते हैं कि राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करते हैं या राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे यूज करते हैं, उसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। तो राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल की मदद से हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बोले फिर से, द वेक्टर्स which represent rotational effect and act along the axis of rotation in accordance with right hand thumb rule, right hand thumb rule और right hand स्क्रू रूल एंड राइट हैंड स्क्रू रूल क्या डायरेक्शन किसकी मदद से बताएगा? राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। समझ गए आप लोग? क्या लिखा हमने? द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, वो वेक्टर जो कि रिप्रेजेंट किसको करता है? रोटेशनल इफेक्ट, और जिसका कि डायरेक्शन किधर होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ एक्ट करता है वो। और एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ किधर? एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं, तो वो डायरेक्शन कौन बताता है? इन अकॉर्डेंस विथ राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल की मदद से हम लोग सारा काम कर लेते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, तब और बात हमको अच्छे तरीके से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग ये लिख लिए, इसको मिटा दिया जाए। चलिए इसको साफ कर देते हैं। चलिए अब हम लोग इस बोर्ड पे एक 3D फिगर बनाएंगे, लेकिन बोर्ड तो 2D है, लेकिन हम लोग 3D फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए कि कोई प्लेन है, टेबल है, मान लीजिए हमारा ये कोई टेबल है, और इस टेबल पे एक पॉइंट या कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो किसके अबाउट सर्कुलर मोशन करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर के अबाउट। तो मान लीजिए सेंटर इसका ये है, तो सेंटर जब ये है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा जो कि इसके सेंटर से पास करता हो, वही क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसको लिख लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ठीक परपेंडिकुलर है। ये क्या हो गया हमारा? एक्सिस ऑफ, ये एक टेबल मान लीजिए, इस पे पार्टिकल रोटेट कर रहा है, जो ये लाइन दिख रहा है ना ठीक परपेंडिकुलर, यही क्या है? एक्सिस ऑफ। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे हमको डिसाइड करना होगा कि ये जो पार्टिकल, ये जो वेक्टर है एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है और इसी के तरफ बोला गया है कि एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो मान लीजिए कि पार्टिकल जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का किधर डायरेक्शन होगा? तो हम लोग राइट हैंड की मदद से अगर देखें तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो मान लीजिए कि इस तरीके से यहाँ पे मान लीजिए इस बोर्ड को सरफेस मानिए, एंटी क्लॉकवाइज अगर पार्टिकल घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है मान लीजिए, तो क्या करेंगे कि अपने जो पंजे को हम लोग, पाम को हम लोग क्या करेंगे? घुमाएंगे किधर? दाहिने हाथ का। क्या करेंगे? दाहिने हाथ का। दाहिने हाथ का क्या करेंगे? इस सरफेस पे रखेंगे और रोटेशन की डायरेक्शन में हम चारों उंगलियों को घुमाएंगे दाहिने हाथ का।
तो अंगूठे का जिधर डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस केस में ये है, और ऐसे हाथ को घुमाया, हाथ के चारों उंगलियों को घुमाया, तो अंगूठे का डायरेक्शन किधर मिला, इधर की तरफ, बाहर की तरफ। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, बाहर की तरफ हमें क्या मिल जाएगा, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये चूंकि ये 3D फिगर है, 2D में बनाया गया है तो ऐसा दिख रहा है। तो आप क्या कीजिए, ऐसे उंगलियों को घुमाएंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर मिल रहा है, हमारा अंगूठे का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन किधर मिल जाएगा, ऊपर की तरफ डायरेक्शन हमारा एक्सियल वेक्टर का मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक्सियल वेक्टर। इस केस में ये हमारा क्या हो गया, एक्सियल वेक्टर। और ये रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में। चलिए अगले एग्जाम्पल से पहले आप लोग के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि आखिर एक्सियल वेक्टर का यूज हम लोग क्यों करते हैं भाई, एक्सियल वेक्टर का जरूरत ही क्यों पड़ा, हमारा पोलर वेक्टर से क्यों नहीं काम चला लेते हैं। तो चलिए उसको थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्किल में घूम रहा है। अब इसके बारे में अगर किसी को समझाना हो कि किसी टाइम पे या किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको कैसे समझाएंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन पे हर पॉइंट पे अगर पोलर वेक्टर की मदद से करेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की मदद से करेंगे, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन, यहाँ पे इधर डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे पार्टिकल का इधर डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे पार्टिकल का इधर डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे पार्टिकल्स का इधर डायरेक्शन है। देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शंस। तो हम लोग एक यूनिक इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दे पाएंगे, एक यूनिक इंफॉर्मेशन देके किसी को हम लोग नहीं समझा पाएंगे कि ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। यहां मान लीजिए इस पार्टिकल का डायरेक्शन इधर है, तो अगले पॉइंट यहां पे क्या डायरेक्शन होगा ये हम लोग नहीं ठीक तरीके से बता सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक्सियल वेक्टर का यूज करें, तो एक्सियल वेक्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्शन को हम लोग किधर ले लिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। हमने क्या बता दिया कि राइट हैंड थंब रूल की मदद से अंगूठे का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो यानी कि अगर कोई आपसे बोले कि ऐसा सर्कुलर मोशन या ऐसा रोटेशन जिसमें कि बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रहा है कि उसका जो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, मतलब आप क्या समझेंगे, अंगूठे के डायरेक्शन किधर रखेंगे, ऊपर की तरफ, और देखेंगे कि चारों उंगलियों को घुमा के कि किधर घूम रहा है, तो जिधर वो घूमता हुआ दिखेगा वही डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन या रोटेशन का। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे घुमाइएगा तो चारों उंगलियां तो घूमेगा नहीं, इस तरीके से हाथ को रखना है ताकि आपका चारों उंगलियां घूम जाए और अंगूठा का डायरेक्शन किधर रहता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ जो वेक्टर है उधर रहता है। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ ये जो एक्सियल वेक्टर लाया गया इसीलिए लाया गया ताकि हम लोग सर्कुलर मोशन या रोटेशन में बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसको कि हम लोग यूनिकली, मतलब अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा सके। चलिए ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हम लोग एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन को समझा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, तो एक और हम लोग एक और प्लेन बना लेते हैं, ये टेबल ही मान लीजिए, ठीक, और इस टेबल पे सर्कुलर मोशन मान लीजिए कि हो रहा है, ये है क्या, सर्कुलर मोशन। अभी हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज वाला केस देखा, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, क्लॉकवाइज वाला केस देख लेते हैं। ये क्लॉकवाइज क्या है, रोटेशन, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। यहाँ पे अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें तो ठीक सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये रहा आपका एक्सिस ऑफ, ये रहा आपका, ये रहा है आपका एक्सिस ऑफ, ये रहा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम लोगों को डिसाइड करना है क्या कि जो एक्सियल वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होगा। सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये तो पता है सबको। एक्सिस ऑफ रोटेशन पता करने में कोई दिक्कत नहीं है, जिस पॉइंट के अबाउट ये सर्कुलर मोशन हो रहा है उस पॉइंट के ठीक परपेंडिकुलर जो लाइन पास होता है उसी को क्या बोल देते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ किस डायरेक्शन में आपका
एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो डिसाइड करना है हमें। तो क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल की मदद से, ये रोटेट इधर हो रहा है तो अंगूठे को ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे है, 3D फिगर है, तो अंगूठे घुमाएंगे तो हाथ के चारों उंगलियों को घुमाएंगे तो अंगूठे का डायरेक्शन किधर मिल रहा है, ठीक नीचे की तरफ। ऐसे ऐसे घूम रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे घूम रहा है यहाँ पे, तो चारों उंगलियों को घुमाएंगे इस तरीके से तो अंगूठे का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे भी ये ऐसे घूम रहा है तो चारों उंगलियों को ऐसे घुमाइए तो हमारा जो अंगूठे का डायरेक्शन देखिए किधर जा रहा है, ठीक नीचे की तरफ। यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, सॉरी एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, ठीक नीचे की तरफ। तो ये हो गया हमारा क्या, एक्सियल वेक्टर, ये हो गया हमारा एक्सियल वेक्टर एक्चुअल में। ठीक, तो अभी हम लोगों ने दोनों एक्सियल वेक्टर्स का डायरेक्शन किसकी मदद से समझा था, राइट हैंड थंब रूल की मदद से। अब राइट हैंड स्क्रू रूल की मदद से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है ना, तो आपके घर में पेचकस तो होगा ही, स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू को किस तरीके से घुमाते हैं तो वो टाइट होता है, क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होता है, क्लॉकवाइज जब स्क्रू को घुमाते हैं तो क्या होता है, वो ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो अंदर की तरफ जाता है, ऐसे ऐसे घुमाते हैं क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होता है, स्क्रू बाहर की तरफ खुल जाता है। जैसे ऐसे ऐसे घुमाने पे टाइट होगा और ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, खुलता चला जाएगा, ऐसे ऐसे करेंगे तो अंदर चला जाएगा। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस पेन मार्कर को देखिए, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने से ये देखिए अंदर की तरफ जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से बाहर की तरफ आएगा। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई करें। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो रोटेशन के डायरेक्शन में इसको घुमाइए, तो रोटेशन के डायरेक्शन में घुमाने पे ये क्या हो रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे क्या बोले कि खुलना चाहिए, तो खुलना चाहिए यानी कि बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा यानी कि एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन देखिए बाहर की तरफ होगा, और बाहर की तरफ माने देखिए एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो हम लोग अगर पेचकस को जो घर पे है, स्क्रू ड्राइवर को है, इसके रोटेशन की डायरेक्शन में घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाना चाहिए, अंदर की तरफ जाना चाहिए, अंदर की तरफ जाना चाहिए, यानी कि नीचे तरफ रहेगा डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर का, और नीचे की तरफ है ही। तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन में एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल की मदद से भी पता कर सकते हैं, और एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल के मदद से भी आसानी से पता कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चर्चा सर्कुलर मोशन में, और अच्छे तरीके से चर्चा रोटेशन चैप्टर में होती है। तो घबराइएगा नहीं, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा दिया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सारे चीज़ अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ये डायग्राम आप बना लीजिए, उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो कि एक्सियल वेक्टर के अंदर रखे जाते हैं। तो वो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इसको साफ कर लिया जाए। तो देखिए वो एग्जाम्पल क्या होंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी जो आप पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर ही उसका सामना होता है उससे आपका। तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होता है, एक्सियल वेक्टर होता है, समझ गए। टॉर्क, टॉर्क भी क्या है, एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, एक्सियल वेक्टर है। तो आप इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अलग अलग चैप्टर्स में अच्छे तरीके से देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में ही देखने को मिल जाता है। टॉर्क आप रोटेशन में समझते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी रोटेशन वाले ही चैप्टर में समझते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सारे चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर आपके कुछ डाउट आ रहा है या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे दोस्त लोग भी इस चैनल के बारे में जान जाएं और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। जाने से पहले याद दिलाना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका कोई भी वीडियो ना छूटे। जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए, और साथ के साथ इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देख पाएँ। तो दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए और फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।